नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। भारत ना आजकल एक बड़ी दिलचस्प कश्मकश से गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल। दुनिया से जुड़े या अपनी जड़ों पर ध्यान दें, वैश्वीकरण और आत्मनिर्भरता के बीच की ये जो खींचतान। सही कहा। हमारे पास एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है जो इसी पहेली को समझने में मदद करती है। इसमें स्वदेशी 2.0 या आत्मनिर्भर भारत जैसी बातें हैं, पर ये वो पुराने जमाने वाला बहिष्कार नहीं है, ये कुछ नया है ना? आज की आर्थिक और रणनीतिक सोच। सही बात। चलिए इस रिपोर्ट को जरा खोलते हैं। जरूर, देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण के असर से। रिपोर्ट के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, काफी प्रभावशाली हैं। 2014 से 2024 के बीच सोचिए, लगभग $67.4 बिलियन का विदेशी निवेश FDI आया जी। ये पिछले 10 साल से 119% ज्यादा है। और मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग में FDI वो भी 69% उछल गया। हाँ, ये मेक इन इंडिया का असर तो दिखाया आंकड़ों में। नई तकनीक आई, क्षमता बढ़ी। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका फायदा सबको मिला? जमीन पर क्या स्थिति है? रिपोर्ट कुछ कहती है इस पर? बिल्कुल, देखिए फायदे तो हैं। टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को उपभोक्ताओं को बेहतर सामान मिलता है, विकल्प बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, रिपोर्ट सिक्के का दूसरा पहलू भी साफ दिखाती है। ये जो भारी विदेशी निवेश है और बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, हाँ, इनके आने से हमारे जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, MSMEs, उनके लिए मुकाबला बहुत बहुत कड़ा हो गया है। अच्छा। रिपोर्ट में कुछ विश्लेषकों का जिक्र है जो मानते हैं कि ये बड़ी कंपनियां कभी-कभी गैर जिम्मेदार शोषक जैसा बर्ताव करती हैं। नौकरियों पर भी असर पड़ता है। जैसे वो अमेरिका के टैरिफ बदले तो यहां कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टर में लाखों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। और एक अंदाजा ये भी है कि विदेशी कंपनियां हर साल मुनाफे के तौर पर करीब 217 करोड़ रुपए देश से बाहर ले जाती हैं। ओहो, 217 करोड़, ये तो काफी रकम है। तो चमक तो है, पर छोटे खिलाड़ियों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ रही है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से मैदान थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया उनके लिए। ये तो वाकई दो धारी तलवार वाली बात हुई। अच्छा, अब आते हैं स्वदेशी 2.0 और आत्मनिर्भर भारत पर। जैसा हमने कहा, इसका दुनिया से कटना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट इसे आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जोड़ती है। स्टार्टअप इंडिया का उदाहरण देखिए ना। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। 2016 में जहां सिर्फ 500 के करीब स्टार्टअप थे, अब मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1,59,000 से ज्यादा हो गई है। और नौकरियां भी तो दी हैं उन्होंने। हाँ, 16.6 लाख से ज्यादा नौकरियां। ये तो जबरदस्त है। पर क्या ये आत्मनिर्भरता सिर्फ स्टार्टअप्स तक ही सीमित है या ये कॉन्सेप्ट और गहरा है? ये देखिए काफी गहरा मुद्दा है और दिलचस्प बात यह है कि आत्मनिर्भरता का असली मतलब ये नहीं कि हम सुई से लेके जहाज तक सब कुछ यहीं बनाएं। हाँ, वो तो शायद मुमकिन भी नहीं है आज। बिल्कुल, एक आईफोन या पनडुब्बी बनाने में ही 40 से ज्यादा देशों का सामान लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक असली लक्ष्य है जरूरी टेक्नोलॉजी के मामले में किसी एक विदेशी ताकत पर पूरी तरह निर्भर न होना। अच्छा, डिपेंडेंसी कम करना। हाँ, एक तरफा निर्भरता से बचना। जैसे भारत का 2025 तक अपने देश में बने सेमीकंडक्टर चिप्स लाने का जो लक्ष्य है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ आर्थिक कदम नहीं है, ये दुनिया की जो मौजूदा राजनीतिक और सामरिक स्थिति है उसको देखकर उठाया गया कदम है। तो ये आत्मनिर्भरता का मतलब सब कुछ खुद बनाओ नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के लिए किसी एक पर टिके मत रहो। हवाले से कहा गया कि पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये तो जबरदस्त कामयाबी है। यकीनन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर दूसरी तरफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है जो कहती है कि 2022-23 में भारत में आर्थिक असमानता ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ब्रिटिश राज से भी ज्यादा। अरे बाप रे। देश के टॉप 1% लोगों के पास 22.6% कमाई है और 40.1% संपत्ति। और अरबपतियों की संख्या 1991 में सिर्फ 1 थी, 2022 में 162 हो गई। ये कैसा हिसाब है? ये विरोधाभास असल में उदारीकरण और वैश्वीकरण के फायदों के असमान बंटवारे की तरफ इशारा करता है। फायदा कुछ ही लोगों को ज्यादा हुआ। ऐसा लगता है जहां कुछ लोग बहुत अमीर हुए, वहीं शायद एक बड़ी आबादी की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इससे समाज में एक तनाव पैदा होने का खतरा रहता है। सामाजिक ताना बाना कमजोर हो सकता है। और फिर जवाबदेही का सवाल आता है। हमारे पास RTI जैसा कानून तो है। हाँ, कानून तो है, पर रिपोर्ट उसकी चुनौतियों का भी जिक्र करती है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग CIC में 2023-24 में 42% अपीलें बिना सुनवाई के ही वापस हो गई। बिना सुनवाई के? क्यों? पद खाली पड़े हैं।
और 2019 में जो बदलाव हुए उनसे आयुक्तों की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठे हैं। फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सालाना 2 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी से करीब 40,000 करोड़ का नुकसान। ये सब तरक्की की रफ्तार धीमी करते हैं और सिस्टम पर लोगों का भरोसा कम करते हैं। तो मतलब तरक्की तो हुई, पर शायद केक का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों तक गया और सिस्टम में जवाबदेही की कमी इसे और बिगाड़ रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है रिपोर्ट के विश्लेषण से। और ये चुनौतियां सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, कृषि और स्थानीय तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट संक्षेप में इन पर भी बात करती है। कृषि में देखिए, वो देसी बीज बनाम हाइब्रिड की बहस हमेशा चलती है। निर्यात तो बड़ा है, पर व्यापार का फायदा मतलब ट्रेड सरप्लस कम हुआ है। अच्छा। वहीं स्थानीय तकनीक में मेक इन इंडिया से उत्पादन तो बड़ा है और पीएलआई जैसी योजनाओं से निवेश और नौकरियां भी आई हैं। लेकिन यहाँ एक और पहलू है ना, सामाजिक जागृति वाला। हाँ, वो बहुत अहम है। रिपोर्ट में सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन या चिपको जैसे आंदोलनों का जिक्र है। ये दिखाते हैं कि जब लोग, खासकर महिलाएं और समुदाय, खुद सशक्त होते हैं तो विकास ज्यादा टिकाऊ और जमीनी होता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट से ये तो साफ है कि नए भारत का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है। ये वैश्विक जुड़ाव और घरेलू मजबूती, तेज आर्थिक विकास और सामाजिक बराबरी, क्षमता और जवाबदेही, हाँ, इन सबके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। रिपोर्ट सामाजिक चेतना और आर्थिक मजबूती के कनेक्शन पर भी इशारा करती है। तो अंत में सोचने वाली बात क्या रह जाती है? सोचने वाली बात यह है जो रिपोर्ट हमें छोड़ जाती है, क्या एक आत्मनिर्भर और न्याय संगत नए भारत की चाबी वाकई हमारे व्यक्तिगत चुनाव, यानी हम लोकल खरीदें या ग्लोबल, और हमारी सामूहिक आवाज यानी सरकार से जवाबदेही मांगने के सही तालमेल में छिपी है? इस सवाल पर विचार करना होगा।